चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वंदना अग्रवाल और साथ में महिम जैन। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। वंदना जी, जी सर। आप जो दिव्यांग लोग हैं उनकी सेवा और उनका जीवन कुछ और बेहतर हो सके, उन्हें कुछ असुविधा है तो सुविधाओं में बदल सके, इस कार्य से बरसों से जुड़ी हैं। जी सर। बताएं कि ये कार्य कितना महत्वपूर्ण है और हमारे समाज में क्यों इसकी ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। दिव्यांग के लिए लास्ट 22 ईयर्स से दिव्यांग के साथ मैं काम करती हूँ और उन्हीं के ऑपरेशंस और करेक्टिव सर्जरी के लिए हम लोग वर्क करते हैं। लेकिन अभी भी जब मैं दिव्यांग से मिलती हूँ तो उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होता है और उनको बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं है, लोगों तक इतनी माउथ पब्लिसिटी नहीं हुई है कि वो कहीं जाकर अपना ऑपरेशन करवा सके। ऑपरेशन के बाद में भी मैंने उनको देखा है कि मैक्सिमम टाइम उनको प्रॉब्लम्स होती हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्हें था कि हम सहानुभूति से कुछ खा लेते थे, लोग दया करके कुछ दे देते थे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अब वो अगर फिजिकली फिट हो जाते हैं तो मेंटली और वो अब कमाएंगे कैसे। तो स्पेशली मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं। उनको सर्विसेज बहुत ईजी हैं, कई परसेंटेज उनको मिलते हैं, लेकिन उनके पास में उसकी नॉलेज नहीं है। तो इतनी अच्छी सुविधाएं हों, इतना अच्छा पेपर लोगों तक पहुंचाया जाए और इतना प्रचार प्रसार हो कि सर एक दिव्यांग पर्सन को ये पता हो कि अगर मैं ठीक भी हो रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत सारे रोजगार के साधन हैं, मैं मांग के नहीं, मैं कमा के खा सकता हूँ। उसे पता हो कि मैं भी एक साधारण तरीके से जीवन जी सकता हूँ। और ये खुशी की बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने उनको जो विकलांगता से नाम को हटाकर दिव्यांग नाम दिया है। मतलब उन्हें ये बताया कि आपके अंदर एक अलग ही दिव्यांगता है, जो एक नॉर्मल पर्सन में क्वालिटीज़ नहीं है, उनमें हज़ारों क्वालिटीज़ होती हैं। अगर फिजिकल फिटनेस के बाद में देखा जाए तो वो हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से मेंटली वर्क कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली वर्क भी उनका हो सकता है। तो सर मुझे लगता है लोगों तक जानकारी पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो कमा सके, वो भी अर्निंग्स कर सकें और एक नॉर्मल जीवन जीवित रह सके। महिम जी, एक शब्द आता है सहानुभूति। दिव्यांग हमारे समाज के भाग हैं, समाज का हिस्सा है, जी। समाज का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन बहुत बार बहुत सारे मौक़ों पर या तो उन्हें इस ढंग से देखा जाता है कि इन्हें सहानुभूति या सहायता की ज़रूरत है, या फिर उन्हें अपमानित किया जाता है कि ये किसी न जी, किसी जी। ढंग से कमी है इनमें, इस वजह से ये पूर्ण या अच्छे या श्रेष्ठ नागरिक नहीं है। ये दोनों चीज़ें ये समाज में कहाँ तक व्याप्त है और क्या दूर हो रही है और कैसे दूर हो सकती हैं। बहुत अच्छा सर प्रश्न किया आपने। निश्चित रूप से एक दिव्यांग व्यक्ति जब दिव्यांग होता है ना सर, तो वो अकेला दिव्यांग नहीं हो पाता है। उसके साथ उसके पूरा परिवार जो उस दंश को झेलता है, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक उसकी माँ, पिता, भाई, बहन, वो सारे दिव्यांगता के दंश को झेलते हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उनके अंदर ये निराशा आती है, तनाव आता है कि हम औरों के जैसे नहीं हैं। बहुत सारी माँओं से जब हम मिलते हैं, पिताओं से मिलते हैं, तो वो बताते हैं कि और बच्चों की तरह उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जाते हैं तो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। उनके अंदर वो भाव आता है कि हमारे बच्चे और बच्चों की तरह पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जीते हैं। उसके कारण उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि हम आम व्यक्तियों की तरह नहीं है, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर हम एक नॉर्मल लाइफ जो जीना चाहिए वो नहीं जी पा रहे हैं। उस संदर्भ में नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं हम लोग। नारायण सेवा संस्थान और भी जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं इस क्षेत्र में, ऑपरेशन के बाद इन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हुआ, जहाँ 3 महीने के बेसिक कोर्स कराए जाते हैं, जहाँ स्विंग के कोर्स कराए जाते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई के कोर्स कराए जाते हैं ताकि उनमें दक्षता आ जाए। और उन्हें मोबाइल रिपेयर मेंटेनेंस के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स के बाद इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। काफ़ी हद तक इनको यहीं इन हाउस रोजगार भी दिया जाता है, या कई और संस्थाओं में इनका इंटरव्यू करा के इनका चयन करवाया जाता है। इससे होता क्या है सर कि शारीरिक रूप से ये लोग ठीक होते हैं, आर्थिक रूप से ये लोग स्वावलंबी बन जाते हैं। स्वाभिमान इनके अंदर आ जाता है कि हम भी कम से कम अपनी बेसिक नीड्स के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फिर चाहे वो बहना की विदाई हो, माँ बाप की दवाई हो, या बच्चों की पढ़ाई हो, हम किसी पे मोहताज नहीं हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। फिर ये समाज की तीसरी दुनिया के लोग इनको फिर तानों और तनावों से नहीं देखेंगे। इनके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी कि हम भी कुछ कमा के खा सकते हैं। बहुत सारे दिव्यांग ऐसे होते हैं जिन्होंने अगर 45 दिन का एक मोबाइल रिपेयर मेंटेनेंस का कोर्स किया, छोटा सा कोर्स होता है और ये हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है मोबाइल, तो वो अपने घर के बाहर लिखवाता है कि मुझे मोबाइल ठीक करना आता है। उसको कई संस्थाएं टूल किट देती हैं, सर्टिफिकेट देती हैं, 5,000, 8,000, 10,000 रुपये कमाने लगता है। सहानुभूति क्या होती है? इंसान को अंदर से कमज़ोर बनाती है। वो हमेशा फिर सहानुभूति का पात्र बन के रह जाएगा। तो उसके अंदर हौसले, जज्बे, जुनून, ये सारे फैक्टर उसकी लाइफ से गायब हो जाते हैं।
तो कम से कम ऑपरेशन के बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना, रोजगार प्रोवाइड करा के पैरों पे खड़ा करवाना और उसके बाद उनका विवाह भी करवाना। तो ये सारे काम भी संस्थाएं कर रही हैं, हम लोग भी ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं। अभी वंदना जी से आपकी चर्चा हुई, एज ए निदेशक ये भी सारे काम कर रही हैं बराबर, ताकि इन लोगों की लाइफ में वो सारी चीज़ खुशियाँ हासिल हो जाए जिनके ये हकदार हैं। महिम जी, दिव्यांग लोग, इनके साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ हिस्सा है वो है समाज। समाज की भी एजुकेशन, समाज का भी नज़रिया इन लोगों के प्रति बदले, सहानुभूति की बजाय वो सम्मान या बराबरी से इनको देखें, इसके लिए भी क्या कुछ किया जाना ज़रूरी है? इसके लिए किया जाना ज़रूरी है सर, जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरे विचारधारा कहती है कि दिव्यांगों से संबंधित कार्यक्रम को आगे लाना चाहिए। अभी बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहाँ पे दिव्यांगों की प्रतिभाओं को मंच पे लाया जाता है। कोई दिव्यांग है, उसके अंदर अगर गीत गाने का हुनर है, काव्य पाठ करने का हुनर है, या उसके अंदर कोई टैलेंट है, वो बहुत अच्छे योगा कर सकता है, जिम्नास्टिक कर सकता है, तो उनको मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है, मैं भी कुछ संस्थाओं से जिनसे जुड़ा हुआ, वहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं कि इनकी प्रतिभा सामने आ सके, लोगों को पता लगे कि इनमें कितना टैलेंट है। हमारी मुलाकात हुई दीपा मलिक जी से, जो कि पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। उनकी लाइफ स्टाइल जब उन्होंने सारा बताया, उनकी जीवन की कहानी बताई, 40 साल की उम्र तक वो दुनिया से हार चुकी थी, लोगों ने कह दिया था कि उनकी कमर के नीचे का हिस्सा बेकार है, वो पूरी तरह साइलेंट है, कुछ कर नहीं सकती। 42 साल की उम्र में उन्होंने कुछ करने का ठाना और 47 साल की उम्र तक उनको पद्मश्री मिला, अर्जुन अवार्ड मिला और PCI की वो चेयरमैन बनी। तो एक दिव्यांग के अंदर वो सारी दम होती, शक्तियाँ होती, वो सामर्थ्य होता है कि वो अपने हौसलों के साथ अपनी बुलंदियों पे सफ़र में, एक यात्रा पे मुकाम को हासिल कर सके। लेकिन ज़रूरत होती है उनको साथ की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ा के साथ दिया था, तो वो महाभारत का रण जीत गया था। दिव्यांग को ज़रूरत होती है कि उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए। उनको जैसे बात चली तो बताना चाहूँगा कि संस्थाएं दिव्यांगों को, हम ये भी प्रयास करते हैं कि उनको एक टाइम का खाना ना देकर उनको खाना खाने लायक बना दे, कमाने लायक बना दे। तो दिव्यांगों के साथ भी होना चाहिए कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, उनके उस टैलेंट को बाहर लाना ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है सर, वक्त की मार में, 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में, अभावों में दिव्यांग खो जाते हैं। वरना इनके अंदर वो टैलेंट होता है जो एक आम व्यक्ति में, सक्षम व्यक्ति में नहीं हो पाता। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ जब बात चली तो बताना चाहूँगा, नारायण सेवा संस्थान ने और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उसमें अधिकारी लोग भी जुड़े हुए थे। एक यहाँ उदयपुर में कंपटीशन कराया, राष्ट्रीय तैराक प्रतियोगिता कराई पैरा ओलंपिक की, तो जिसमें 23 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी आए। तो ये जिक्र आपने छेड़ा सर, तो मैं बताना जरूर चाहूँगा कि वहाँ ऐसे ऐसे दिव्यांग थे जिनके दोनों हाथ नहीं, आपको भी बिल्कुल स्मृति में होगा वरना मैम, और उनके किसी के एक पैर नहीं, किसी के दोनों पैर नहीं, लेकिन वो इस तरह से पानी में तैराकी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि देखने वाले दांतों तले अंगुलियां दबा रहे थे, देखने वालों के होश उड़ रही थी कि एक आम व्यक्ति इतना अच्छा नहीं तैर सकता। तो दिव्यांगों में प्रतिभा बहुत होती है, बस वक्त के साथ उन्हें कोई ऐसा मंच मिल जाए, दुनिया के सामने आ सके और समाज उन पर गर्व कर सके। वंदना जी, आपका लंबे समय से दिव्यांगों के साथ काम करने का अनुभव है। इन्हें दिव्य अंग इसलिए कहा जाता है कि इनमें कुछ न कुछ विशिष्ट है, शायद जो एक आम व्यक्ति में नहीं होता वो इनमें ज़रूर होता हो। क्या क्या विशिष्टताएं आपको इनमें अलग से नज़र आती हैं जिनको आपने खुद ने पर्सनली नोटिस किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने काफ़ी समय से इनके साथ में काम किया है, लेकिन मैंने देखा है एक तो इनमें सहनशीलता बहुत अच्छी होती है और कई लोग इनकी बहुत इंसल्ट करते हैं, उसके बावजूद भी ये चुप रहकर अपने आप को उस स्थिति से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। सेकेंडली, ये ऑनेस्ट बहुत होते हैं। मैं इनको देखती हूँ, जैसे कई बार जब ऑपरेशन के लिए आते हैं तो डॉक्टर्स इनको कुछ बताते हैं कि आप इस तरह से फॉलो कीजिए, पाँव को इस तरह से रखिए, या आप अपने सामान को केयर कीजिए, दूसरों की चीज़ों को मत लीजिए। तो ये लोग इतना केयरिंग और इतना ऑनेस्ट होते हैं कि कभी किसी की चीज़ को ये लोग हाथ नहीं लगाते हैं, बड़ा ऑनेस्टली। और जब अगर स्वयं दिव्यांग है, लेकिन अगर इनके साथ में दूसरा दिव्यांग भी है, तो ये लोग हेल्प करते हैं। उनकी हेल्पिंग नेचर इनका बहुत अच्छा है। जिनके हैंड्स नहीं है वो लेग्स वालों की हेल्प करते हैं, और जिनके लेग्स नहीं है वो हैंड्स वालों की हेल्प करते, मैंने देखा है। और स्पेशली इनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जब इनको हम लोग सिलाई सिखाते हैं या कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं या मोबाइल रिपेयर करना सिखाते हैं, तो सर मैंने देखा है 45 डेज में ये पूरे कोर्स को कवर कर लेते हैं। जबकि 3 मंथ के कोर्स को हम लोग देखते हैं, अगर नॉर्मल पर्सन को आप सिलाई भी सिखाते हैं तो 3 से 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन जब ये पर्सन हमारे पास आते हैं ऐसी गर्ल्स, तो 45 डेज में ये लोग इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं और फिर अपने घर पर जाकर जो ये कार्य करती हैं और जो ये अर्निंग्स करती हैं, सर सरप्राइज होता है हमें भी कि ये अपने छोटे से कमरे में, इन्हें कोई बड़े सिलाई सेंटर नहीं चाहिए, एक सिलाई की मशीन चाहिए और कुछ कस्टमर चाहिए, और ये अपना काम बखूबी करके देते हैं। और
सबसे बड़ा अच्छा ये है कि सर ये इतने अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल इनका इतना अच्छा होता है कि ये जब बातचीत करते हैं तो आजकल लोगों की विचारधाराएं भी बदल गई हैं। अब लोग इन्हें हेल्प करने लगे हैं। जैसा मैं स्टेशन पे जाती हूँ और देखती हूँ तो मैंने देखा है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन चल रहा है और अगर एक दिव्यांग है तो नॉर्मल पर्सन रुक कर दिव्यांग को पहले जगह देगा। अगर उसकी व्हीलचेयर को कैरी करना है तो एक सकलांग व्यक्ति उसको इजीली कैरी करवाएगा। तो मैंने देखा है सर समाज का नज़रिया भी बदलने लगा है, इससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होने लगा है और ये लोग भी अब ज़िंदगी को जीने लगे हैं। पहले दिव्यांगता नाम से इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप हुआ है। मुहिम जी, थोड़ी सी बात करते हैं मन की। जो व्यक्ति जिसके तन में कुछ परेशानी है और उसके साथ साथ चूंकि उसका दबाव उसके मन पर भी पड़ता है यानी मस्तिष्क पर भी पड़ता है, यानी बहुत सारी मानसिक परेशानियां दिव्यांग लोगों को वैसे ही हो जाती है। इसके अलावा एक दिव्यांगता और भी होती है जिसे मानसिक दिव्यांगता भी कहते हैं। तो बताएं कि ये जो मन की परेशानियां एक तो तन की वजह से आई हुई और मानसिक दिव्यांगता, इनसे कैसे डील करते हैं? बहुत बहुत आभार है सर आपका। ये बहुत अच्छे प्रश्न आज दिव्यांगों को जागरूकता के लिए और उनके जीवन में परिवर्तन के लिए आपने चाय पे चर्चा का एक बहुत खूबसूरत आयोजन किया है। इसके लिए आकाशवाणी उदयपुर का साधुवाद है। सर तन की जो दिव्यांगता होती है ना वो दिखती है, मन की दिव्यांगता दिखती नहीं है। वो अंदर ही अंदर या तो इंसान उसमें घुटता रहता है या उसके साथ उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, नकारात्मक पक्ष उसका समाज के सामने, अपनों के सामने, स्वजनों परिजनों के सामने आने लगता है। तन की दिव्यांगता निश्चित रूप से मेडिकल साइंस के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू या एक्सरसाइजेस के थ्रू, मशीन्स के थ्रू दूर हो जाती है। मन की दिव्यांगता दूर करने का एक ही तरीका है, हम हमारी सोच को बदलें ना। वो कहते हैं ना, सोच को बदले सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदले तो नज़ारे बदल जाएंगे। मन की दिव्यांगता के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, प्रेरणा की ज़रूरत होती है, प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, अच्छी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की ज़रूरत होती है और ऐसे माहौल में रहने की ज़रूरत होती है जहाँ पे उनका मन प्रसन्नता के साथ हो। तो लोगों के मन ये होता है कि तो नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए, नकारात्मकता पक्ष के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम्हें काबिलियत है, तुम आगे बढ़ सकते हो। जो समुद्र की लहरों के साथ मिलकर तूफानों से लड़ता है वही एक दिन सुबह का सूरज बनकर निकलता है और उनको हासिल हो ही जाती हैं सारी सफलताएं, जो सफलताओं के लिए कांटों भरी राह चुनता है। तो मन की दिव्यांगता दूर करने का तरीका है सर, आजकल टीवी चैनल्स पे और हम लोग बहुत अपडेट हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे इतनी सारी मोटिवेशनल चीज़ें आती हैं। ज़रूरत होती है कि सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुँचें। उन लोगों के इस तरह की सेमिनार्स काफ़ी संस्थाएं ऑर्गेनाइज कराती हैं जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। जैसे हम वंदना जी की बात करें, प्रशांत जी की बात करें, इन लोगों ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। तो ये जाके अपने अनुभव शेयर करते हैं, बहुत सारे अनुभव शेयर करते हैं। एक दिव्यांग से मेरी बात हुई कुछ दिन पहले जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था किसी चैनल प्रोग्राम के लिए, तो उसने कहा कि मैंने पहली बार खड़े होकर दुनिया को देखा है। मैं पिछले 18 सालों से घिसट कर रैंक कर चल रहा था और जब पहली बार पैरों पे खड़ा हुआ हूँ तब पता लगा है दुनिया बहुत खूबसूरत है। और सर ख़ास तौर से दिव्यांगों से हमें सीखने को मिलता है। हम लोग हमारी लाइफ के डे टू डे की परेशानियों से घबरा जाते हैं, हार जाते हैं, और किसी दिव्यांग से मिलो, किसी दिव्यांगों के वार्ड का जब विजिट करते हैं तो पता लगता है कि ये लोग इतनी तकलीफ़ों के बाद भी, हाथ मुड़ा हुआ है, पैरों में कैंची लगी है, कोई चल नहीं सकता, कोई पंजों के बल चल रहा है, फिर भी ये लोग चेहरे पे मुस्कान रखते हैं। जीना तो है ही से हर हाल में, तो फिर मुस्का के जिए तो क्या गम है। तो ये चीज़ होती है सर, मन की दिव्यांगता दूर होती है अपने विचारों से, अपनी सोच से। हम जैसा सोचते हैं, और फिर सर आपको तो पता ही है प्रकृति का नियम होता है, कायनात का, जो चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमारी तरफ आती है। वंदना जी, आपके पास ऐसे भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो सच में हताश हो गए जी। कि मेरे साथ ये दिव्यांगता है और अब मुझे जीने से क्या मतलब है, जी। या मेरे घर के लोग या पड़ोसी या मित्र मुझे ताना देते हैं, तो ऐसे जीवन को तो मैं नष्ट ही कर लूँ तो बेहतर होगा। ऐसे लोग जो नेगेटिव ख्याल, अपने जीवन को समाप्त करना या जीवन से परे जाना ऐसे सोचते होंगे, ऐसे भी बहुत सारे दिव्यांग आते होंगे, इनसे कैसे डील करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम मैक्सिमम ऐसे लोगों से हम लोग एवरीडे मिलते हैं, लेकिन जब उनसे हम लोग मिलते हैं या वो इस तरह का ट्राई करते हैं, एक्चुअली ऐसे लोग कुछ अलग से पता चलते हैं। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो अजीब तरह की हरकत करते हैं, तो समझ में आता है कि वो परेशान है, वो डिप्रेशन में है। ऐसे लोगों को हम लोग अलग निकालते हैं, फिर कैबिन में लेकर उनसे कुछ देर हम लोग उनके मन की बात को सुनते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना भी हमें बताइए। और मेन फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे से, जो 10 इयर्स का एक बच्चा था, एक गर्ल्स थी, वो मेरे पास आई थी तो बहुत रो रही थी, उसकी मदर भी बहुत रोए जा रही थी। तो उसकी मदर से जब मैंने पूछा तो वो बोल नहीं पाई, तो उस बच्चे से पूछा, उस बच्चे ने कहा मैं स्कूल जाती हूँ तो बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, और दिव्यांग वर्ड यूज़ नहीं करके इतना गंदा वर्ड उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो टूट चुकी थी। वो बोलती है अब मैं अपने माँ के लिए एक बोझ बन चुकी हूँ, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं अपनी मदर को परेशान करती हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मैं स्कूल
स्कूल नहीं जा पाती हूँ, मैं कमा नहीं पाऊंगी, मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन जब उससे बात की और उसे समझाया कि तुम ऑपरेशन करवा के ठीक भी होगी, तुम स्कूल भी जाओगी, तुम पढ़ोगी भी और तुम हमारी जैसे जीवन भी निकालोगी। कई ऐसी लाइंस हैं जो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोलती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि तू सूरज है पगले, फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लें तो सब कुछ हो सकता है। महिम जी, हमारे समाज में समाज का एक हिस्सा जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं जी, इन्हें गौरव मिले इसके लिए सब समर्पित होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी त्रासदी जो है वो ख़त्म नहीं होती। क्या क्या आप सुझाव देंगे कि समाज के स्तर पर या जी, जी, देश के स्तर पर हम करें ताकि ये त्रासदी दूर हो सके? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है सर। जो NGOs इस क्षेत्र में काम कर रही है या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स काम कर रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही सीमाएं हैं। हाँ, उनकी सीमाएं हैं। अब उसके आगे जिम्मेदारी बनती है सामाजिक संगठनों की। जो लोग सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, जो सोशल क्लब्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है, जो बहुत सारे सामाजिक संगठन होते हैं, किसी भी समाज के होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजित करें। हालांकि ये प्रश्न आपने इतना बढ़िया किया है और इस प्रश्न का बेहतरीन और सुंदर सा जवाब वंदना जी ज़रूर बताएंगे। इसके विषय में मैं चाहूँगा कि ये भी इस प्रश्न के साथ मुझसे जुड़ें। तो अपने अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजित करें। बहुत सारी संस्थाएं अभी शिविर आयोजित कर रही हैं, इवन मिलिट्री तक शिविर आयोजित कर रही है। जैसे अभी सपोज हम यहाँ बैठे हैं, उदयपुर शहर में बात कर रहे हैं और किसी ने जोधपुर में 4 लोगों ने मिलकर शिविर आयोजित किया, तो वहाँ पे संस्था की टीम जाती है, डॉक्टर्स टीम जाती है, मेडिकल टीम जाती है। उस क्षेत्र के सामाजिक संगठनों को क्या करना है, वहाँ प्रचार करना है कि इतनी से इतनी तारीख तक यहाँ पे शिविर लग रहा है, आप आइए, चयन करवाइए। आपके अंदर कोई भी दिव्यांगता का दंश है या कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए मेडिकल टीम आ रही जो आपका चयन करेगी। अगर ऑपरेशन करना होगा तो ऑपरेशन के लिए आपको उदयपुर ले जाया जाएगा या जहाँ भी संभव होगा। आपको कोई अगर ईश्वरीय उपकरण चाहिए, कोई मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, कोई ऐड चाहिए, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कैलिपर, क्रच या क्रचेस चाहिए, या किसी दुर्घटना में आपने हाथ या पैर खो दिया है, कृत्रिमंग आपको लगवाना, भी बहुत अच्छे कृत्रिमंग संस्थाएं लगा रही हैं, लाइट वेट होते हैं, आसानी से चल सकते हैं, तो वो शिविर वहाँ पर आयोजित होते हैं। दूसरा सर, पब्लिसिटी से, मार्केटिंग से, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इस युग में तो सरकारें बदल जाती हैं, तो वहाँ ज़रूरत है कि दिव्यांगता से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, काफ़ी सारे सामाजिक संगठन होते हैं, तो हम एक दूसरे से शेयर करें। हमारा देश माउथ पब्लिसिटी पे बहुत चलता है, तो मेजर चीज़ हुई कैंप ऑर्गेनाइज करना। कैंप के माध्यम से जो लोग नहीं आ पाते, हम जैसे वेस्ट बंगाल का व्यक्ति है, उसको यहाँ आने में समय लग जाता है, टाइम लग जाता है, क्योंकि एक तो वो इतनी दूर आने की सोचेगा, हमें पता नहीं कि उसको आना है, लेकिन उसको आने के लिए टिकट की व्यवस्था करनी होगी, हो सकता है उसके बाद टिकट कराने के पैसे भी नहीं हो। तो अगर वहीं के सामाजिक संगठन जो जागरूक लोग हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने हमारे देश में धार्मिक आयोजन होते हैं ये करना चाहिए। ये हमारी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और आस्था की बात है, लेकिन हर समाज के व्यक्ति को, सामाजिक संगठनों को, चाहे वो अलग अलग जैसे रोटरी क्लब होता है, लॉयंस क्लब होता है, जैन समाज के, माहेश्वरी अग्रवाल समाज के, सिंधी समाज के, अलग अलग पंचायत समितियाँ सब कुछ होती हैं, तो ये ऐसे शिविर भी, मैं खुद कहता हूँ कि जैसे महावीर जयंती आने वाली हो तो महावीर जयंती के दिन या एक दिन बाद समाज के पीड़ित वर्ग के, वंचित वर्ग के, जरूरतमंद, अक्षम, अपाहिज, लाचार, बेबस लोगों के उत्थान के लिए एक सामाजिक शिविर भी होना चाहिए। हमने राम, कृष्ण, शिव और महावीर को तो माना, लेकिन उनकी की मानने में देरी कर दी। वो कहा है ना किसी ने बड़ा खूब कि किसी दिव्यांग को, पीड़ित को गले से लगा कर तो देखिए, किसी को अपना बना कर तो देखिए, वो मंदिरों में बैठा भगवान और मस्जिदों का खुदा आपको मिल जाएगा, किसी के 4 सपने सजा कर तो देखिए। तो इस तरह से जागरूकता, शिविर आयोजित कराना और उन तक वो सारी फैसिलिटीज़ पहुँचाना कि ये चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इनको अवेल कीजिए, लाइफ को बदलिए, ज़िंदगी बदलाव के लिए आपकी राह देख रही है। वंदना जी, आप क्या कहेंगी? यही कहूँगी कि इनके लिए जो शिविर का आयोजन है, इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को रिसेप्शन पे ज़रूर जगह दी जाए, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट के तौर पे मैंने देखा है आजकल कई संस्थाएं, कई ऐसे बिजनेस वाले हैं जो दिव्यांग लोगों को रिसेप्शन की नौकरी देते हैं और उस सर्विस से बहुत अच्छा रहता है। सर, मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी दिव्यांग ही लोग हैं। रिसेप्शन पे मैंने इनको बैठा रखा है, अनाउंसमेंट सेंटर पे मैंने इनको बैठाया हुआ है, और इवनली अगर यातायात विभाग का भी एक हमारा कॉल सेंटर है, वहाँ भी इनको बैठाया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात तो होती है कि इनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक तो गारंटी है, मुस्कुराते रहता है सर, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना अच्छा होता है, उसे ये लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो अपना 100% देता है। एक सकलांग की बजाय भी एक दिव्यांग अगर पर्सन है तो अपना 200% वो देता है। तो ऐसी जगहों पे इन्हें सर्विस पे रखिए जहाँ मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वो अपने व्हील चेयर के थ्रू आपको वो सब रिजल्ट्स दे सकते हैं जिसकी एक एक्सपेक्टेशन एक मालिक करता है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है मैक्सिमम सर्विसेज दी जाएँ, और ये काम सर गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपसे बताऊँगी,
कि काफ़ी हमारे पास में ऐसे विकलांग हैं जिनको मैं जानती हूँ, गवर्नमेंट में उनका सिलेक्शन हुआ, केवल उनको बेसिक कंप्यूटर के नॉलेज की ज़रूरत होती है। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए तो 3 मंथ या 45 डेज़ में मैं खुद उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये नॉलेज उन्हें प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि उन्हें कहीं भी एज अ रिसेप्शनिस्ट या ऐसा किसी भी पोस्ट पे उन्हें सर्विस मिल सके। या किसी को सिलाई सीखना हो, सिलाई सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो मोबाइल रिपेयर, आजकल मोबाइल का ज़माना है सर, हर घर में एक नहीं दो मोबाइल मिलते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मोबाइल रिपेयर करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ऐसी ट्रेनिंग लेकर भी वो कहीं भी अपने ही घर में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो सर अथाह सागर हैं, अगर वो करना चाहें तो इनके लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। हमें इनको पहचानना होगा, इनकी शक्तियों से इनको अवगत कराना होगा, ताकि ये भी प्रतिदिन अपने जीवन को जी सके। वंदना जी, कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, Yes. जैसे कि आपने जिक्र किया कि दिव्यांगों को नौकरी पर रखा जाए, Yes. तो ये इच्छा तो हर व्यक्ति की होती Yes. है, लेकिन उसके साथ कुछ दूसरे इशू एम्प्लॉयर के भी होते हैं। Yes. फ़र्ज़ कीजिए किसी दिव्यांग को उसने रखा है अपने यहाँ काम करने के लिए, और हो सकता है उसको आने जाने में दिक्कत हो, संभव उसे टॉयलेट भी किसी को पकड़ कर ले जाना पड़े। Yes. तो उस व्यक्ति को नौकरी देने के साथ उनको एक व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति की एनर्जीज़ को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बहुत बार बहुत सारे लोग ये संकोच करते हैं कि हम इस व्यक्ति को काम तो देंगे, लेकिन ये जितना काम करेगा उसके साथ साथ हमें इनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। ये एम्प्लॉयर के मन में भय तो होता है। सर ये एम्प्लॉयर के मन का भय है, लेकिन मैं कहूँ अगर एक बार आप प्रैक्टिकल उसे अपनी सर्विस पर रख कर देखिए, वो भय निकल जाएगा। क्योंकि इनके पास में व्हील चेयर्स होती हैं, अगर व्हील चेयर्स नहीं भी है तो आर्टिफिशियल लिम्ब उसके हाथ में होगा, अगर आर्टिफिशियल लिम्ब भी नहीं है सर तो बैसाखी उसके साथ में होगी, और अगर बैसाखी भी नहीं है तो सर ट्राईसाइकिल तो उसके साथ में होगी, तो उसे कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। और सर जहाँ तक टॉयलेट्स की बात है, मैं आपको बताती हूँ, ये लोग नॉर्मल टॉयलेट्स भी ईजिली चले जाते हैं। आजकल हर टॉयलेट्स अच्छे से बने हुए होते हैं, तो इन लोगों को सर ऐसा कोई इशू नहीं आता है। एक बार आप इन्हें अगर प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये केवल एक फोबिया है कि दिव्यांग कैसे करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो उनकी स्पीड शायद हम लोगों से भी ज़्यादा तेज़ होती है जब वो चलते हैं या व्हील चेयर चलाते हैं। और सर आजकल गवर्नमेंट की इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि 3 व्हील स्कूटर भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन्हें आने जाने में प्रॉब्लम्स नहीं हो। इवनली ट्राईसाइकिल में भी आजकल लोग, व्हील चेयर्स भी ऐसी आ गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, जिसे बैटरी के थ्रू ये लोग चला सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं सर। दिव्यांग के लिए अब एक बहुत छोटा वर्ड रह गया है कि ये नहीं कर सकते, अब इनके लिए वर्ड्स कह सकते हैं, ये जो कर सकते हैं सर वो हम भी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी दिव्यांगता है, इसीलिए यूं ही नाम नहीं मिला है सर दिव्यांगता का। और बाकी सर बाधाएं तो जीवन में हर एक की आती हैं, उसको पार करते हुए दिव्यांग लोग जितना इजीली निकल सकते हैं उतना शायद हम लोग नहीं। वंदना जी, साइंस विज्ञान ने बहुत सारी मदद हमारी की है, हालांकि विज्ञान की कुछ दिक्कतें भी हुई है, लेकिन मदद की बात करते हैं तो तकनीक और विज्ञान Yes, जो sir. दिव्यांग लोग हैं उनकी बहुत मददगार साबित हुई है। यानी किसी में जन्मजात दिव्यांगता है तो वो थोड़ी बहुत दूर की जा सकती है सर्जरी या दूसरे माध्यमों से। इसके साथ साथ चूँकि वैक्सीन भी बहुत से आ गए हैं, यानी पोलियो के ज़माने में होता था तो अब लगभग हमारे देश से गायब हो चुका है। यानी विज्ञान ने दिव्यांगता दूर करने में बहुत मदद की, और जो दिव्यांग है उसकी भी मदद कर रहा है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी मददगार है, और ये क्या सच में माने कि इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन के साबित हुई है? सर, दिव्यांगता के लिए साइंस बहुत बड़ा वरदान है। जो वैक्सीनेशन का काम है सर, 2011 के बाद में पोलियो पेशेंट्स आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पोलियो में ही दिव्यांग लोग पैदा होते थे। तो उनके लिए सबसे बड़ा है कि सर 2011 के बाद में इंडिया में तो बिल्कुल बंद हो गया है। अभी भी अगर कोई केस है तो वो ओल्ड सर्जरीज हमारे पास है, न्यू सर्जरी अभी बिल्कुल नहीं है। और दिव्यांगता लोगों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, अगर वो पैदा हुआ भी है तो सर उसके लिए साइंस ने ऐसी ऐसी टेक्निक्स निकाल दी हैं, ऐसी ऐसी मशीनरीज निकाल दी हैं, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकाल दिए हैं कि उनको आप ठीक कर सकते हैं। इलिजारो अभी एक बहुत न्यू टेक्निक्स है, इसमें कितना भी पाँव मुड़ा हो या पाँव दूसरी तरफ साइड में हो, लेकिन उसके पाँव को बिल्कुल सीधा करके डॉक्टर्स उसे खड़ा कर देते हैं। जस्ट सपोज अगर उसका पाँव छोटा है तो छोटे पाँव को भी डॉक्टर ने ऐसी टेक्निक्स निकाल कर साइंस ने उसे प्रोवाइड की है, और उनको बहुत अच्छे से एक सियाम मशीन के थ्रू पूरा लाइव आप एक्सरे देखकर उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। आजकल इतने अच्छे आर्टिफिशियल लिम्ब आ गए हैं सर, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक हैंड्स आने लगे हैं कि उनका हाथ, जैसे आज हमारी 5 फिंगर्स काम कर सकती हैं तो उन लोगों के भी 2 फिंगर्स ईजिली वर्क कर सकती हैं। तो सर साइंस की प्रोग्रेस की वजह से आज लोगों के लिए दिव्यांगता अब तकलीफ नहीं रही।
अब वो इजीली उसको दूर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लिम्ब में देख लीजिए आप सर, बैटरी की गाड़ियाँ, ये सब साइंस की ही सर देन है कि आज की तारीख में बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर्स हैं जिसमें आपने चार्ज किया ना तो क्योंकि दिव्यांग लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पेट्रोल का खर्चा सहन कर सकें, तो साइंस ने इतना सब सोचा और इन लोगों के लिए बैटरी निकाल दी ताकि बैटरी से उनकी गाड़ियाँ चल सकें और ये इजीली ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सके। तो सर साइंस ने तो इन्हें बहुत कुछ दिया है। जो सुन नहीं सकते उनके लिए हियरिंग ऐड निकाल दिए हैं, जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए कई ऐसी थेरेपीज़ हैं जिससे वो बोलने लगे हैं। फिजियोथेरेपी के थ्रू स्पीच थेरेपी देते हैं, इससे एक बोल भी सकता है पर्सन। तो सर साइंस ने जो कुछ दिया है वो दिव्यांगता को बहुत छोटा कर दिया है आज की तारीख में। स्टीफन हॉकिंग जिन्हें आधुनिक समय का Yes, आइंस्टीन कहा जाता है, correct, sir. स्वयं दिव्यांग होते हुए उन्होंने शायद विज्ञान की इतनी सेवा की है कि एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर नहीं पाया। कर सकता। इससे बहुत सारे उदाहरण हैं। महिम जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से सर, युग बदला, समय बदला, विचारधाराएं बदली, साधन बदले, सुविधाएं बदली, सोच बदली, सामर्थ्य बदला और सहयोग भी बदला। नारायण सेवा संस्थान के साथ जुड़कर भी देखा है और अन्य संस्थाओं में भी देखा है कि आजकल ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हैं। फ्रांस से एक सॉफ्टवेयर मंगाया गया है, जॉर्ज सॉफ्टवेयर, जिसमें सिर्फ वॉइस को सुन के ब्लाइंड बच्चे आसानी से कीबोर्ड ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो बच्चे जिनके लिए एक सपना मात्र था कि क्या हम भी कंप्यूटर चला सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं सकते अपनी खूबसूरत आंखों से इस प्यारी दुनिया को, वो बच्चे कंप्यूटर चलाने लगे। बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप सड़कों पर पत्थर तोड़ते हैं या दिन भर की दिहाड़ी करते हैं, 200-300 रुपये रोज कमाते हैं, उनके बच्चों को अगर अच्छी उच्च स्तरीय शिक्षा नहीं मिलती, वो बच्चे भी वही करेंगे या अपराध की दुनिया में जाएंगे। ज़रूरत थी उन बच्चों को चुनने की, पहचानने की, लाने की, अच्छा गणवेश, अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें और अच्छा भोजन उन्हें मिले। तो इस प्रकार के स्कूल्स की स्थापना की गई जहाँ पे ऐसे बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट एंड डिजिटल एजुकेशन, जहाँ पे उनको लर्न बाय फन के माध्यम से डिजिटल तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और ख़ासतौर से आधुनिक सुविधाओं के साथ पढ़ाया जा रहा है और साथ में वैदिक संस्कार भी दिए जा रहे हैं। परंपरा भी है और पाश्चात्य संस्कृति की आधुनिक चीज़ें भी हैं जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। अब बात करते हैं, जैसे वंदना जी ने बताया कि ऐसी बहुत सारी मशीन्स का इजाद किया जा चुका है, मशीन का आविष्कार किया जा चुका है जो कि दिव्यांगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती जा रही है। फिर चाहे वो चलने के लिए हो, हाथ से आर्टिफिशियल हैंड भी बनते हैं, इस तरह के हाथ बनाए जा रहे हैं, कृत्रिम अंग का निर्माण किया जा रहा है कि दिव्यांग व्यक्ति, बहुत सारे उदाहरण आपने वंदना मैडम आपने तो देखे भी हैं, दिव्यांग व्यक्ति 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं। अभी पिछले महीने एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ, उनके कृत्रिम अंग लगाए गए, उनको सर दोनों कृत्रिम अंग लगाए गए, रोड एक्सीडेंट में अपना पैर को चुके थे और वो एक जाने माने प्रतिष्ठित ट्रेवल्स की और प्राइवेट बस चलाते थे और 3 महीने बाद वापस वो उन पैरों से बस चला रहे हैं। अगर साइंस ये टेक्नोलॉजी को अगर इनिशिएटिव नहीं करती, अगर इनको इवेंट नहीं करती तो शायद सक्षम नहीं हो पाता। फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने काम धंधे से छोड़ बैठते हैं, आय के स्रोत खत्म हो जाते हैं, बेरोजगारी फैलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जब आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जाता है, हैंड लगाया जाता है, तो वो उस हाथ से अपना पेन पकड़ सकते हैं, अपना डे टू डे के काम कर सकते हैं, दैनिक दिनचर्या के काम कर सकते हैं। तो इससे उनकी डिपेंडेंसी खत्म होती है। तो टेक्नोलॉजी का सेवा के साथ, ह्यूमैनिटी और चैरिटी के साथ जब संगम होता है तो निश्चित रूप से दिव्यांगों को, पीड़ितों को बहुत लाभ मिलता है, बहुत उनके लाइफ में एक नया चेंज आता है। महिम जी, जाते जाते दिव्यांग लोगों के जो रिश्तेदार, परिचित या उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा आपने दिल को छू लेने वाली बात कही सर। दिव्यांगों के जो फैमिली मेम्बर होते हैं, जो स्वजन परिजन होते हैं, जो उनके साथ परिचायक होते हैं, उनसे ये मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि उन्हें प्यार दें, सम्मान दें, उन्हें सिर्फ सहानुभूति नहीं दें, उनके साथ वक्त बिताएं, वक्त शेयर करें, उनको ये बताएं कि तुम सब कुछ पा सकते हो, यू कैन डू, यू कैन अचीव, अब सपनों को पूरा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, उन्हें साथ दें। कई बार क्या होता है सर, एक हद तक फैमिली मेम्बर्स भी उन पर ताने कसते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं, दिन भर बैठा रहता है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लिखेगा नहीं, कमाएगा नहीं, ज़िंदगी भर इसका बोझ उठाना होगा। थोड़ा सा उससे आगे आए, इस मानसिकता को बदलें, इस विचारधारा को बदलें कि दिव्यांग व्यक्ति के सिर्फ अंगों में दिव्यांगता है, लेकिन ऐसी सोच वाले व्यक्तियों के मन में दिव्यांगता आ जाती है, मन की दिव्यांगता ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को रेस्पेक्ट के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दें, उन्हें समाज की धारा से जोड़ने का प्रयास करें। इतना कर दें कम से कम उनके लिए कि उनको अच्छी बुक्स प्रोवाइड करें, वो पढ़ सकें, उन्हें वहीं बैठ के कुछ रोजगार से जोड़ सकें और वो संभव हो तो किसी अस्पताल में ले जाके, सामाजिक संस्थाओं में ले जाकर उनका इलाज करवाएं। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति नज़रिया बदलना होगा, सोच बदलनी होगी, तभी जाके हमारे समाज में निश्चित रूप से, जैसा वंदना जी ने भी कहा, आपने भी कहा, अंगों में जिसकी दिव्यता हो जाती है, जिसकी अंगों में वो अनुभूति होती है जो आपको हमारे अंदर नहीं होती। और ये बात मैंने सर प्रैक्टिकली देखा भी है। एक दिव्यांग व्यक्ति जिसके किसी एक अंग में अगर कमजोरी है तो उसके दूसरे अंग तेज गति से काम करने लगते हैं।
जो चलता नहीं है ना, उसके हाथ ज़्यादा चलते हैं। जो देख नहीं सकता वो सुनता बहुत तेज़ गति से। तो दिव्यांगों को पहचानने की ज़रूरत होती है। और फिर किसी ने खूब कहा है ना सर कि भगवान तो सबके दिल में होता है, कण कण में, ज़र्रे ज़र्रे में उसकी सत्ता व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं हम जब दिव्यांगता का अपमान करते हैं तो उस कायनात, तो प्रकृति को बनाने वाले इंसान और भगवान का भी अपमान करते हैं। वंदना जी, आप जाते जाते दिव्यांग लोगों को क्या संदेश देंगी? यही संदेश दूंगी कि आप घबराएं नहीं, हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करें। जिंदगी है, देख एक दो विघ्न बीच में हुआ मुझे उल्टा विश्वास, देख एक दो विघ्न बीच में हुआ मुझे उल्टा विश्वास, बाधाओं के भीतर ही तो कार्य सिद्धि करती है वास। तो क्यों आप अपनी बाधाओं से घबराते हैं? आप उठें, अपने आप को ताकत दें, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें और आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे पूरी दुनिया आपके साथ होगी, लेकिन वो जज्बा, वो हौसला आपको रखना होगा आगे बढ़ने का। फिर सारी दुनिया आपके साथ में बढ़ेगी और आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। एक सुखद भविष्य के लिए हमेशा भगवान से हम आप प्रे करेंगे। और हमारे सभी समाजवासियों से, हमारे देशवासियों से अपील है कि ऐसे लोगों को मेंटली एंड फिजिकली फुल सपोर्ट करें, उनके हौसले को बढ़ाएं और उन्हें भी हमारा एक सम्मानीय नागरिक बनाकर खड़ा करें। थैंक वंदना यू। अग्रवाल जी और महिम जैन जी, आपके साथ साथ तमाम दिव्यांग लोगों को एक सलाम करते हैं और उन्हें देते हैं शुभकामनाएं।